क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आपको लेसन नंबर 1 के ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका ये दूसरा पार्ट है और उसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है कि दूरी स्मॉल आर पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच बल एफ वेक्टर है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लास 11 में कार्य ऊर्जा और शक्ति लेसन पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका एक चक्कर का जो कार्य होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ भी चूंकि एक आवेश स्थिर रहेगा, दूसरा आवेश के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो एक वैद्युत क्षेत्र केवल आवेशित कणों को ही विक्षेपित कर सकता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें कौन सा ऐसा है जो आवेशित है उसी को विक्षेपित करेगा। तो एक्स किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती, इनमें कोई आवेश नहीं होता इसलिए इनको विक्षेपित नहीं कर सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉनों को, तो ये भी उदासीन होते हैं, इनमें कोई आवेश नहीं होता, ये भी विक्षेपित नहीं होंगे। एल्फा कण पर चूंकि धनावेश होता है ये आवेशित हैं, अतः ये विक्षेपित हो जाएंगे। और गामा किरणें जो हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनमें कोई आवेश नहीं होता और ये भी विक्षेपित नहीं होंगी, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी रहेगा वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहत का अनुपात कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको स्मॉल ई से लिखेंगे, संहत को हम लोग स्मॉल एम से लिखेंगे, यानी ई बाई एम की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दोगे 1.6 × 10⁻⁻⁹। स्मॉल एम के प्लेस पर यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 रख के जब सॉल्व करोगे तो 1.77 × 10⁻+11 कूलाम पर किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ई बाई एम ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहलाता है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंब प्रवेश करता है, उसका गमन पथ कैसा हो जाएगा। तो कोई भी आवेशित कण हो अगर वो वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबोत प्रवेश करेगा तो उसका जो गमन पथ है वो सिर्फ परवलयाकार होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2003 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है, वेक्टर मीन्स सदिश होता है, इसकी दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, एक तरफ माइनस क्यू आवेश होता है और एक तरफ प्लस क्यू आवेश होता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो इसका फार्मूला पहले आप देख लीजिए, टाउ वेक्टर इक्वल टू में पी वेक्टर और क्रॉस में ई वेक्टर, ये फार्मूला इसका सही रहेगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन रहेंगे गलत रहेंगे। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को सही कर लेते हैं और कभी कभी इस ऑप्शन को भी वो लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जो सदिश गुणनफल होता है वो चक्रीय होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सही नहीं कर सकते कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दे। यहाँ पे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए यही ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही कर लेंगे, यानी पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, जब भी हम तीव्रता निकालते हैं तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/में r³ इसका फार्मूला आता है, 2p/r³। और अगर निरक्षीय पर निकालते हैं तो सिर्फ इतना बदलाव आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिर्फ p/में r³ हो जाता है। तो बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो तीव्रता होती है, कह रहा जिसकी दूरी स्मॉल r है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो E का और R में क्या रिलेशन है? E is proportional to 1/r³। ये इसका रिलेशन है कि E is proportional to 1/r³। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1/r³ जहाँ भी लिखा है ऑप्शन सी इसका सही माना जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही विकल्प रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए व्युत्क्रम वर्ग होता क्या है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब होता है अगर कोई राशि 1/r² के अनुक्रमानुपाती है, तो यानी फिर वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। अब जैसे कूलाम के नियम का क्या फार्मूला होता है? कूलाम के नियम का फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/में r²। तो इसके फार्मूले में चूंकि 1/r² है, 1/में r² इसके फार्मूले में है, तो 1/r² होने के कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो अब हमें यही देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन में 1/r² आएगा। तो सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें तो 1/r² आ जाएगा, क्योंकि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में r², यानी E is proportional to 1/में r² यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो तीव्रता 1/r² के अनुक्रमानुपाती है, तो बस यही व्युत्क्रम वर्ग होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। और इसमें कह रहा कि पालन नहीं करती है। सेकंड ऑप्शन इसमें दिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूर स्थित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी तुरंत ही आपको बताया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी यहाँ पे r² नहीं है। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे r³ दिया है, r² होना चाहिए था। तो यानी यही इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी स्मॉल r पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव के बीच में लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या अनुक्रमानुपाती होता है। F = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6p1, इसका जो फार्मूला होता है वो 6p1 p2 और में r⁴ होता है। तो आप समझ लीजिए कि F और यहाँ पे 1/में r⁴। तो इसका मतलब यह है कि F is proportional to 1/में r⁴, लेकिन 1/r⁴ है नहीं, तो इस r⁴ को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो F is proportional to r⁻⁻⁴ आ जाएगा। आप परेशान मत होइए, ये फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि पहले ये सिलेबस में था और इस समय सिलेबस में है नहीं। 2005 में पूछा गया है और बहुत सारे लोग इसका
आंसर भी पूछते हैं, इसलिए हमने इसको बता दिया है और ये सिलेबस में है नहीं आपके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखे हैं कि क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई प्रोटॉन हो, अगर वो वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ सिर्फ परवलयाकार होगा, कोई भी आवेशित कण हो। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम लोग सही कर लेते हैं। ऑप्शन इसका डी, ऑप्शन डी दिया है ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलय, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको और अधिक प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।